अगर हॉनेस्टली कहा जाए तो किसी भी सीरियल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ ड्रामा काफ़ी नहीं होता। ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्शन फील होना चाहिए और यही चीज़ तुम से तुम तक में देखने को मिलती है। इस सीरियल की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन हर कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप किया गया है ताकि व्यूअर्स उनसे कनेक्ट कर सके। यही वजह है कि लोग सिर्फ कहानी नहीं देखते बल्कि कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। सबसे पहले अगर आर्यवर्धन की बात करें तो उनका कैरेक्टर काफ़ी मैच्योर और बैलेंस दिखाई देता है। उनका काम नेचर, फैमिली के प्रति रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स को संभालने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आता है। कई बार सिचुएशंस उनके खिलाफ चली जाती है, लेकिन फिर भी क्या नव्हते लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशंस कोशिश करते हैं। यही चीज़ ऑडियंस को उनके कैरेक्टर से कनेक्ट करती है। आर्यवर्धन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वह इमोशंस को समझते हैं और हर रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं। आजकल सीरियल्स में ऐसे कैरेक्टर्स कम देखने को मिलते हैं जो ओवर एक्टिंग के बिना भी ऑडियंस के दिल में जगह बना ले। अगर अनु की बात करें तो उनका कैरेक्टर बहुत इनोसेंट और इमोशनल फील देता है। वो रिश्तों को दिल से निभाने वाली लड़की दिखाई गई है। उनकी सिंप्लिसिटी और केयरिंग नेचर लोगों को काफ़ी पसंद आता है। कई सीन्स में उनकी इमोशनल एक्टिंग ऑडियंस को टच करती है, खासकर जब वो फैमिली या आर्यवर्धन के लिए इमोशनल होती है। व्यूअर्स खुद को उस सिचुएशन से कनेक्ट कर लेते हैं। यही वजह है कि ऑडियंस इस कपल को इतना सपोर्ट करती है। अब यह एक और इंटरेस्टिंग बात है और वो है आर्यवर्धन और अनु की केमिस्ट्री। कई सीरियल्स में कपल्स को फोर्सफुली परफेक्ट दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों का बॉन्ड काफ़ी नेचुरल लगता है। उनके बीच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है। जब वो दोनों साथ होते हैं तो सीन्स इमोशनल और सॉफ्ट फील देते हैं। शायद यही वजह है कि व्यूवर्स उनके सीन्स को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दोनों हमेशा साथ रहें। अब अगर मीरा की बात करें तो हॉनेस्टली उनका कैरेक्टर कहानी को और ज़्यादा ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बनाता है। हर स्टोरी में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, और यह वो रोल मीरा निभाती है। मीरा का पॉजिटिव बिहेवियर, जेलसी और इमोशनल अटैचमेंट कहानी को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगती है, उनका कैरेक्टर सिर्फ नेगेटिव नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके इमोशंस और पेन को भी दिखाया गया है। यही रीज़न है कि ऑडियंस कभी कभी उन्हें समझने की कोशिश भी करती है। कई बार ऐसा लगता है कि मीरा सिर्फ प्यार में हारने के डर से गलत डिसीजंस लेने लगती है, और यही चीज़ उनके कैरेक्टर को डेंजरस भी बनाती है। प्यार जब ऑब्सेशन में बदल जाता है तब इंसान सही और गलत का फ़र्क भूलने लगता है। शायद कहानी यही दिखाने की कोशिश करती है कि इमोशंस अगर कंट्रोल में ना रहे तो रिश्ते टूटने लगते हैं। अब अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो इस सीरियल में सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। कई सीन्स बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिल को टच कर जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। कई डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो सीधे ऑडियंस के दिल तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन की वजह से भी इस सीरियल को देखते हैं। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो है कैरेक्टर्स की जर्नी। या कोई भी कैरेक्टर्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अपनी वीकनेस है, इमोशंस है और स्ट्रगल्स भी। यही चीज़ कहानी को रियलिस्टिक फील देती है। कई बार व्यूअर्स खुद को कैरेक्टर की जगह इमेजिन करने लगते हैं, और यही इमोशनल रिलेटेबिलिटी किसी भी सीरियल को ऑडियंस के दिल में लंबे समय तक बनाए रखती है। अगर अपकमिंग ट्विट्स की बात करें तो लगता है कि कहानी में अभी काफ़ी बड़े सरप्राइजेस आने बाकी है। कुछ सीक्रेट्स अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए। कुछ कैरेक्टर्स अभी भी अपनी असली इमोशंस छुपा रहे हैं, और जैसे जैसे सच बाहर आएगा वैसे वैसे रिलेशनशिप्स और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। लेकिन यही सस्पेंस ऑडियंस को अगले एपिसोड का इंतज़ार करवाते हैं।
मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में शॉकिंग ट्रुथ्स सामने आ सकते हैं। कुछ लोग जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है वही आगे जाकर अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस ले सकते हैं और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाले हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो सिर्फ सीरियल के एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इमोशनल सीन्स हो, सीरियस मोमेंट्स हो या रिलेशनशिप्स ड्रामा, हर एक्टर अपने रोल में फिट दिखाई देता है। यही वजह है कि ऑडियंस कैरेक्टर्स को रियल फील करती है। जब एक्टिंग नेचुरल लगती है तभी व्यूअर्स कहानी से इमोशनल जुड़ पाते हैं। इसके अलावा सीरियल की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी लगती है। सीन्स की लाइटिंग, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक और डायलॉग्स मिलकर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। कई बार छोटे छोटे सीन्स भी काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं और शायद यही चीज़ इस सीरियल को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाती है। अब अगर ऑडियंस कनेक्शन की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी लोग इस सीरियल के ट्विस्ट और कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। लोग आर्यवर्धन को सपोर्ट करते हैं, कुछ अन्नू को पसंद करते हैं, कुछ लोग मीरा का कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को पसंद करते हैं। यही चीज़ दिखाती है कि ऑडियंस इस स्टोरी से इमोशनली जुड़ चुकी है और ऑनेस्टली यह किसी भी सीरियल की सबसे बड़ी सफलता है। जब लोग सिर्फ एपिसोड्स देखते नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की खुशी, दुख और इमोशनल्स को फील करते हैं, तुम से तुम तक के धीरे धीरे वही कनेक्शंस ऑडियंस के साथ बन रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। क्या प्यार हर मुश्किल को हरा पाएगा? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी? क्या रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर नए ट्विस्ट सब कुछ बदल देंगे? ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। और दोस्तों, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो इस सीरियल की एक और ख़ास बात सामने आती है और वो है इसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। या सिर्फ अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स की कहानी नहीं दिखाई है, बल्कि हर इंसान अपने इमोशंस और सिचुएशंस से लड़ता हुआ नज़र आता है। यही चीज़ कहानी को रियलिस्टिक फील देती है। कई बार व्यूअर्स खुद को कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन है और गलत कौन है, आखिर सही कौन है और गलत कौन है। और ऑनेस्टली यही किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की पहचान होती है। कई सीन्स में आर्यवर्धन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो भी इमोशनली अफेक्टेड होता है। वो हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार सिचुएशंस उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। यही वजह है कि ऑडियंस उनके स्ट्रगल्स को समझ पाती है। लोग सिर्फ उनके डायलॉग्स या स्क्रीन्स प्रेजेंस को पसंद नहीं करते, बल्कि इमोशंस से कनेक्ट करते हैं। अब अगर अनु की जर्नी को ध्यान से देखें तो शुरुआत में वो काफ़ी सिंपल और इमोशनल कैरेक्टर लगती है, लेकिन धीरे धीरे कहानी में उसका स्ट्रॉन्ग साइड भी सामने आता है। वो सिर्फ रोने वाला कैरेक्टर नहीं है, बल्कि रिश्ते के लिए बड़ी खड़ी होने वाली लड़की भी है। कई बार वो सिचुएशन से डरती ज़रूर है, लेकिन हार नहीं मानती और शायद यही चीज़ ऑडियंस को इंस्पायर भी करती है। मुझे पर्सनली लगता है कि अनु और आर्यवर्धन की रिलेशनशिप में सबसे अच्छी चीज़ ट्रस्ट दिखाई गई है। आजकल कई शोज़ में सिर्फ अननेसेसरी ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग पर भी फोकस किया गया है। दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके सीन्स लोगों को नेचुरल फील देते हैं। अब अगर मीरा की बात करें फिर से करेंगे तो हॉनेस्टली उनका कैरेक्टर काफ़ी लेयर्ड है। शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि वो सिर्फ जेलस है, लेकिन धीरे धीरे उनका इमोशनल ऑब्सेशन सामने आता है। प्यार में इंसान कई बार खुद को खो देता है और शायद मीरा के साथ भी यही हो रहा है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यही चीज़ उन्हें डेंजरस बनाती जा रही है।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऑडियंस कम्प्लीटली उनके हेड भी नहीं करती उनसे हेड भी नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनके पेन को भी समझती है। शायद यही वजह है कि उनका कैरेक्टर लोगों के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है। अब अगर सीरियल की राइटिंग की बात करें तो मुझे लगता है राइटर्स ने इमोशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे व्यूअर्स अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं, और यही सस्पेंस किसी भी डेली सीरियल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। कई बार छोटे छोटे ट्विस्ट भी ऑडियंस को सरप्राइज कर देते हैं, जैसे अचानक किसी कैरेक्टर का बिहेवियर बदल जाना या कोई हिडन ट्रुथ सामने आना। यही चीज़ कहानी को बोरिंग नहीं होने देती। अब यहाँ एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, और वो है फैमिली इमोशंस। अब सीरियल में सिर्फ लव स्टोरी नहीं दिखाई गई, बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस भी दिखाई गई है। कई सीन्स में फैमिली सपोर्ट इमोशनल फील देता है। यही वजह से कि डिफरेंशिएट एज ग्रुप को लोग भी इस कहानी से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो ऑनेस्टली इमोशनल सीन्स में म्यूज़िक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। कई सीन्स में सिर्फ म्यूज़िक की वजह से ज़्यादा इमोशनल लगने लगते हैं, और यही चीज़ व्यूअर्स के इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगर आने वाले ट्विस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि कहानी अभी और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। कुछ सीक्रेट्स अभी पूरी तरह सामने नहीं आए, कुछ कैरेक्टर्स अभी भी अपने असली इंटेंशंस छुपा रहे हैं, और जैसे जैसे ट्रूथ बाहर आएगा वैसे वैसे रिलेशनशिप्स में टेंशन बढ़ सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में आर्यवर्धन को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दे। कई बार इंसान इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में फंस जाता है। शायद आगे कहानी में वही देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अनु की ज़िंदगी में भी नए चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी तक वो इमोशंस के साथ सिचुएशन हैंडल करती नज़र आई है, लेकिन आगे शायद उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़े, और अगर ऐसा होता है तो ऑडियंस को उसका एक नया साइड देखने को मिल सकता है। अब अगर मीरा की फ्यूचर स्टोरी लाइन की बात करें तो ऑनेस्टली उनका कैरेक्टर सबसे अनप्रेडिक्टेबल लगता है, क्योंकि वो इमोशंस में आकर कुछ भी कर सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो खुद भी अंदर से कंफ्यूज है, और यही चीज़ उन कहानी को सस्पेंसफुल बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्यूअर्स हमेशा विलन्स को हेट नहीं करते। अगर किसी कैरेक्टर की राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो तो लोग उन्हें इंटरेस्टिंग मानने लगते हैं। शायद यही वजह है कि मीरा का कैरेक्टर भी लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में रहता है। अगर ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो सीरियल विजुअली भी डिसेंट लगता है। सीन्स की प्रेजेंटेशन, कैमरा एंगल्स और इमोशनल क्लोजअप्स ऑडियंस को स्टोरी के साथ कनेक्टेड रखते हैं। कई बार इमोशनल मोमेंट्स काफ़ी सिनेमैटिक फील देते हैं, और ऑनेस्टली आजकल ऑडियंस सिर्फ स्टोरी नहीं देखती बल्कि प्रेजेंटेशन भी नोटिस करती है। अगर सीन्स इमोशनली इम्पैक्टफुल है तो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तुम से तुम तक इस चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई देती है। अगर ऑडियंस साइकोलॉजी की बात करें तो लोग उन स्टोरीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें इमोशंस रियल फील हो, और इस सीरियल में कई इमोशंस रिलेटेबल लगते हैं, चाहे वो प्यार हो, जेलसी हो, फियर हो या सेक्रीफाइस। हर इमोशंस को काफ़ी स्ट्रांगली दिखाया गया है।
कई व्यूअर्स खुद को किसी न किसी कैरेक्टर में ज़रूर रिलेट करते हैं। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कैरेक्टर्स को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं। कोई आर्यवर्धन को सपोर्ट करता है, कोई अनु को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानता है और कुछ लोग मीरा की इमोशनल कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कहानी में आगे और बड़े इमोशनल ट्विस्ट आने वाले हैं। कुछ रिश्ते और मजबूत होंगे तो कुछ रिलेशनशिप्स भी टूट सकती है, लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स किसी भी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और हॉनेस्टली यही रीज़न है कि इतने सारे लोग इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर इन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी आगे किस दिशा में जाएगी। वैसे बात करते हैं शरद केड़कर आर्यवर्धन की, तो उनका कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है। उनकी जो केमिस्ट्री रहती है अपने को एक्टर्स के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। वो उनको जो भी कैरेक्टर मिले उस कैरेक्टर में वो पूरे अपने आप को पूरी कोशिश करते हैं कि वो कैरेक्टर खुद में नोटिस करे। ऐसा होता है कि उनको एक मूवी मिली थी तानाजी मालुसरे के ऊपर वो स्टोरी थी। वो मूवी उनको मिली थी और उस मूवी में उनका कैरेक्टर था छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल। इंटरेस्टिंग है ना। उनको रोल मिला था छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब उनको ये बात पता चली थी तो उनके आंखों में से आंसू आ गए थे दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कैरेक्टर का नाम सुनकर उनके आंखों में अगर आंसू आ सकते हैं तो वो कैरेक्टर कितना परफेक्टली निभाते होंगे। तो जब उनको वो पता चला और जब उनका फर्स्ट शूट होने वाला था, तब जब उनका मेकअप किया, जब उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के लुक में सबके सामने लाया गया तो ऑडियंस शॉक थी दोस्तों। जो उनका पहराव था पूरा का पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा लग रहा था। और उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है तानाजी में, वो तो आउटस्टैंडिंग है। शरद केड़कर मतलब एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है। मैंने जब वो मूवी देखी थी तो मैंने बहुत बार छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर देखा था कि क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे ऐसे थे। जो शरद केड़कर ने एक्टिंग की है सेम वैसे, क्या लुक था, क्या रुतबा, कड़क, बहुत गजब। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शरद केड़कर की जो एक्टिंग है तुमसे तुम तक सीरियल में, वो एकदम ज़बरदस्त एक्टिंग है। वो अपने कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर उन्होंने वहाँ पे प्ले किया है, इसलिए मैं वो मूवी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी के कैरेक्टर्स तो एक तो बढ़िया है, लेकिन तुमसे तुम तक इस सीरियल में शरद केड़कर ने जो एक्टिंग की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मूवी में भी और तुमसे तुम तक में भी उनका जो कैरेक्टर है वो डिफाइन करता है कि वो बंदा कैसा है। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं वो सच में। और मैंने बीच में ये तुमसे तुम तक सीरियल का मैं ओपिनियन बता रहा था तुमको, और बीच में मैंने तानाजी मालुसरे कहाँ से घुसा दिया पता नहीं दोस्तों। लेकिन मेरे दिल में जब तक मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शरद केड़कर के बारे में कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स को ज़रूर बताया जाए, और मैंने बता दिया क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया था उनका। और जब मुझे पता चला कि शरद केड़कर इस रोल में भी है तुमसे तुम तक सीरियल में, तो मैंने वो सीरियल भी देखी और मुझे अच्छी लगती है। उसमें सब रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, उनका जो बॉन्डिंग बताया गया है वो भी परफेक्ट है। कैमरे के सामने तो सब रहता ही है, लेकिन कैमरे के पीछे भी सबके साथ में शरद केड़कर का ये अच्छा ही है। और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि इतने सारे लोग इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर इन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी आगे कैसे किस दिशा में जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है
आने वाले समय में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है? कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बदल सकता है? और क्या आर्यवर्धन और अनु की मुश्किल के बाद भी दोनों साथ रह पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे डिटेल डिस्कशंस, इमोशनल एनालिसिस और सीरियल अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय दोस्तों।